चलो तो ये हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। आज ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर, इसके बाद हम लोग कवर कर लेंगे पर यूनिट। उसके बाद भी अगर समय बच जाएगा तो उसके बाद रिएक्टेंस डायग्राम और तरह तरह का जो भी टॉपिक होगा छोटा छोटा वो सारा कवर कर लेंगे। देखो पर यूनिट ट्रांसपोजिशन, भी बचा हुआ सर। हाँ बिल्कुल पर यूनिट इसके बाद करेंगे कवर। और बचा हुआ क्या है पर यूनिट? पर यूनिट का तुम लोग को सारा चीज बता दिया गया है, आज हम लोग फिर से पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं वो नया टॉपिक होगा। ठीक है, देखो ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर मतलब हम लोग ट्रांसपोजिशन, पहले तो ये समझ लो ट्रांसपोजिशन होता क्या है, फिर हम लोग बात कर लेंगे ट्रांसपोजिशन होता क्यों है। ठीक है, और फिर बात कर लेंगे ट्रांसपोजिशन कैसे होता है। सबसे पहला जो है वो है ट्रांसपोजिशन क्या होता है, तो उसका आंसर है नाम में ही लिखा पोजीशन, मतलब पोजीशन को हम लोग बदल देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। तो क्या होता है ट्रांसपोजिशन? तो कंडक्टर का पोजीशन को बदल देंगे वो। कैसे करते हैं ट्रांसपोजिशन? तो टोटल लेंथ अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, तो हम लोग डिवाइड इस लेंथ को डिवाइडेड बाई 3 करते हैं। ये L/3 है, ये L/3 है, ये L/3 है। स्टार्टिंग में हमारा कंडक्टर कुछ इस तरीके से था, R, ये Y, ये B। इसको हम लोग कट किए L/3, L/3, L/3। समझ पा रहे हो? अब हम लोग क्या किए, तो सारा पोजीशन को हम लोग चेंज कर दिए। कैसे होता है? तो ये R हो गया, ये हमारा R हो गया ब्लैक वाला, फिर हमारा ये हो जाएगा Y ब्लू वाला, फिर हमारा ये हो जाएगा B रेड वाला। क्या होता है ट्रांसपोजिशन? तो पोजीशन को बदल देते हैं। कैसे करते हैं ट्रांसपोजिशन? L/3, L/3 इस तरीके से करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था? क्यों करते हैं ट्रांसपोजिशन? हम लोग क्या क्या क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्या होता है, फिर हम लोग बात किए कैसे होता है, फिर हम लोग बात करते हैं क्यों होता है। क्या कैसे क्यों, यही तो है ना हमारा सवाल। तो क्या होता है ये समझ गए, पोजीशन को बदल देते हैं। कैसे होता है? इस तरीके से होता है। क्यों होता है? अब क्यों का आंसर समझने के लिए हम लोग को बहुत लंबा कहानी समझना पड़ेगा। बहुत लंबा कहानी में दो तरीके से हम तुम लोग को समझाएंगे। एक थोड़ा सा डीप में जो कि बीटेक वालों पर ऊपर जो कि डिप्लोमा वालों को पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग डेफिनेशन वगैरह पे आ जाएंगे, मतलब अच्छे से डेफिनेशन वगैरह लिख लेंगे। और एक्सपेक्ट मत करना कि ये सब नोट्स, हाँ नोट्स अगर देने का मन होगा हम देंगे, बट इसका हम ट्राई करेंगे डेफिनेशन क्लास में ही बहुत अच्छे से लिखा दें। देखो सिंपल सा बात है, पहले हम बहुत कॉम्प्लेक्स में समझाते हैं या फिर पहले हम बहुत इजी में समझाते हैं। ठीक है, ये हमारा कल हम तुम लोगों को बताए थे, हमारा बंडल्ड कंडक्टर दो टाइप से हम लोग बंडलिंग करते हैं। एक हमारा सिमेट्रिकल स्पेसिंग होता है, एक हमारा अनसिमेट्रिकल होता है। जो हमारा बंडलिंग होता है वो हमारा सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब क्या? एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर का दूरी बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल क्या होता है? एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर का दूरी बराबर ना हो। ठीक है, बंडलिंग की जगह में यहाँ पे कंडक्टर बोल दो, ज्यादा बेटर। अब सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी d, यहाँ से यहाँ तक का दूरी d, यहाँ से यहाँ तक का दूरी d, ये हो गया सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल क्या हो गया? तो अगर डिस्टेंस अलग है तो फिर हमारा हो जाएगा वो अनसिमेट्रिकल। अगर यहाँ पे है इस तरीके से है,
यहाँ से यहाँ तक का दूरी d1, यहाँ से यहाँ तक का दूरी d2, यहाँ से यहाँ तक का दूरी d3। ये पहला हो गया। दूसरा 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक d1, यहाँ से यहाँ तक d2 d3। देख पा रहे हो d1 d2 d3 सबका वैल्यू अलग अलग है। वैसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल में ट्रांसपोजिशन करने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सिमेट्रिकल में क्या होता है? इंडक्टेंस सेम होता है और ऑल 3 फेजेस, मतलब आर वाई बी तीनों लाइन में हमारा इंडक्टेंस का वैल्यू सेम होता है। अब सर इंडक्टेंस का ही बात क्यों कर रहे हैं? रेजिस्टेंस तो करंट पे डिपेंड करता नहीं है, इंडक्टेंस डिपेंड करता है करंट पे। कैसे डिपेंड करता है सर इंडक्टेंस करंट पे? तो तुम लोग जब देखे होगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंडक्टेंस का डेरिवेशन, तो एल आई इज इक्वल्स टू एन फाई करके एक डेफिनेशन आ रहा था। कितनों को ये यस ध्यान सर। में आ रहा? ये आ रहा था ना। इसी से हम लोग एल का वैल्यू निकालते हैं एन फाई बाई आर, तो एल घटेगा, आई घटेगा तो एल बढ़ेगा। कहने का मतलब इंडक्टर का डिपेंडेंसी किस पे आ, क्या होता है? रेजिस्टेंस करंट पे। होता है रो एल। इसमें कहीं भी करंट का रोल नहीं होता है। एक बार हम लोग का डिजाइन हो गया, उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, तो हम लोग का चेंज क्या होता है? इंडक्टेंस। इसी के लिए सारा खेल हम लोग इंडक्टेंस का बात करते हैं। अब यहाँ पे इंडक्टेंस सेम होता है सिमेट्रिकल में, कहाँ पे सेम नहीं होता है? अनसिमेट्रिकल में सेम नहीं होता है। इसी के लिए हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ट्रांसपोजिशन। क्वेश्चन आएगा कि हम लोग ट्रांसपोजिशन सिमेट्रिकल लाइन में करते हैं या अनसिमेट्रिकल लाइन में करते हैं? क्या बोलेंगे हम लोग? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में करेंगे। अब देखो, अब बहुत इजी वे में समझा रहे हैं सो दैट तुम लोग समझ जाओ कि इंडक्टेंस का वैल्यू क्यों अलग हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में समझाएंगे। देखो, ये आर फेज है, ये मान लो वाई फेज है, और ये मान लो वी फेज है। करंट का मैग्नीट्यूड तो तीनों में बराबर जा रहा होगा क्योंकि पावर है और बैलेंस्ड है। सप्लाई तो बैलेंस्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना हमारा। अल्टरनेटर तुम लोग मशीन जब पढ़ोगे तो मशीन में तुम लोग देखोगे कि हमारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है या करंट हो रहा है वो बैलेंस्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बैलेंस होता है हमारा। बैलेंस सप्लाई मतलब इसमें जो करंट जा रहा है अगर इसमें क्रॉस है तो इसके अक्रॉस कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसी तरीके से आता है ना। तो हम उसका नाम सिंपली दे रहे हैं क्या? इस करंट के चलते, खुद के चलते मान लो 20 वेबर आ रहा है, उसी तरीके से सेम मैग्नीट्यूड है तो खुद के चलते कितना? 20 वेबर। खुद के चलते कितना? 20 वेबर। फ्लक्स जो कि हम डायरेक्शन दिखाए थे अभी वो। अब क्या हो रहा है? हम लोग क्या दिखाए थे? प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। एक कंडक्टर दूसरे करंट में भी मतलब कुछ फ्लक्स लिंकेज करता है ना। मान लो इसका दूरी कम है तो यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा लिंकेज हुआ। कितना लिंकेज हुआ? ड्यू टू वाई यहाँ पे 6 वेबर का फ्लक्स लिंकेज हुआ। वाई के चलते यहाँ पे कितना हुआ? थोड़ा सा दूरी ज्यादा है तो यहाँ पे 2 वेबर का फ्लक्स लिंकेज हुआ। अब ये वाई के चलते हो गया। अब आर के चलते, आर के चलते दूरी कम है तो यहाँ पे भी हमारा ज्यादा फ्लक्स लिंकेज हुआ, 6 वेबर। यहाँ आर है, यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज कितना होगा? तो दूरी बहुत ज्यादा है इसी के लिए कम फ्लक्स होगा, मान लो 1.5 वेबर। ठीक है, ये आर का भी हो गया। अब बी, बी के चलते यहाँ पे करंट है ना, करंट के चलते यहाँ पे कुछ फ्लक्स लिंकेज होगा। मान लो यहाँ दूरी ज्यादा है, 1.5 वेबर फ्लक्स लिंकेज हुआ। यहाँ पे दूरी ज्यादा है, यहाँ पे भी फ्लक्स लिंकेज कम होगा, मान लो 2 वेबर हुआ। इस जगह में बताओ टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना हुआ? आर में 28 वेबर, यहाँ पे कितना हुआ? बी में 23.5 वेबर। समझ पा रहे हो ना क्या बता रहे हैं? अदरवाइज हम इसको बंद कर देंगे, ये जरूरी नहीं है। बस हम तुम लोग को एक न्यूमेरिकल फिगर दे रहे हैं सो दैट तुम लोग को सारा चीज समझ आए एक ही बार में। ये हो जाएगा 27.5 वेबर। फाइनली क्या हम लोग को दिखा? आर का 28 वेबर, वाई का 27.5 वेबर, बी का 23.5 वेबर। हम लोग को क्या पता है फॉर्मूला? वी नो दैट एल इज इक्वल्स टू एन फाई बाई आई। सबका फ्लक्स अलग है, करंट तो सेम है ना,
करंट सेम है, एन सेम है, तो फ्लक्स अलग हो गया तो क्या हो गया, इंडक्टर का वैल्यू भी अलग होगा सबका। और एक बार इंडक्टर का वैल्यू अलग हो गया तो एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। अगर एल का वैल्यू अलग हो गया तो एक्सएल का वैल्यू अलग हो गया। एक बार एक्सएल का वैल्यू अलग हो गया, इसका मतलब क्या है, अब हम लोग को तीनों के केस में वोल्टेज अलग अलग मिलेगा, क्योंकि ड्रॉप अलग अलग होगा ना। अगर ये बैलेंस्ड होता, इफ बैलेंस्ड, तो वी आर प्लस, या फिर करंट बात कर लेते हैं, या फिर वोल्टेज, वी आर प्लस वी वाई प्लस वी वी इज इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि ये आई वी 0 होगा, क्योंकि 120 डिग्री का फेज में शिफ्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड, तो इसका वैल्यू 0 होता है। अगर ये बैलेंस्ड है तब, अब ये क्या हो गया, ऑब्वियस सा बात है, अनबैलेंस्ड हो गया। अनबैलेंस्ड हो गया तो क्या ये 0 होगा, वी आर प्लस वी वाई प्लस वी वी इज इक्वल्स टू 0 होगा, ये 0 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू 0। इसलिए हुआ क्योंकि v इज इक्वल्स टू आई, यहाँ पे एक्सेल चेंज कर रहा है, इसी के लिए हर जगह हर फेज में वोल्टेज का चेंज हो रहा है। सकते हो वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट हो रहा है, दैट इंप्लाइज अनबैलेंस्ड हो रहा है। अनबैलेंस्ड हो रहा है तो फिर हम लोग को अब इसको बैलेंस करना होगा, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि हम लोग इसको ट्रांसपोजिशन कर दें। क्लियर है? अब देखो, समझ आया तुम लोग को यहां तक? मेरा आवाज जा रहा है तुम लोग पास? यस सर। समझ आ रहा है तुम लोग को यहाँ तक? देखो, बिफोर ट्रांसपोजिशन, यस सर। सर आपका आवाज बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। बिफोर ट्रांसपोजिशन कितनों को फ्लक्चुएट कर रहा है? ठीक है सर। चलो, सेंडिंग एंड ठीक है, जी सर, मेरा सर। ऐसे नॉट इक्वल्स टू 0 है बिफोर ट्रांसपोजिशन, ठीक है। जब हम लोग बिफोर ट्रांसपोजिशन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोजिशन कर दिए हैं या नहीं किए हैं? नहीं किए। नहीं किए हैं सर। इज नॉट डन, ठीक है। जब हम लोग ट्रांसपोजिशन कर देंगे, आफ्टर ट्रांसपोजिशन, तब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब बैलेंस्ड हो जाएगा, कहने का मतलब सिंपल, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सिंपल सा तरीका समझने का। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स में समझे तो कैसे होगा, हालांकि ये हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। यहां से तुम लोग समझ गए ना, इंडक्टर का वैल्यू अलग अलग आएगा, लेकिन ये बस खाना पूर्ति वाला तरीका हो गया कि हाँ ऐसे होता है, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है। एक्चुअल में कैसे होता है वो हम यहाँ पे तुम लोग को अभी शो कर रहे हैं। मान लो एक कंडक्टर यहाँ पे है, देखो सिंपल सा बात है, हम लोग ट्रांसपोजिशन कैसे कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, ये आर हो गया, ये दूसरा कंडक्टर हो गया, और ये तीसरा कंडक्टर हो गया। हम क्या कर रहे हैं, यहां से यहां तक का पूरा एरिया का कंडक्टर को हम इस तरीके से शो कर रहे हैं। अगर ये आर है, देखो सिंपल सा बात है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये वाई है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, ये बी है, ये बी है, ये बी, ऐसे ही बोल सकते हैं। उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पूरा एरिया को एक जगह शो कर रहे हैं। कैसे? इसको हम लोग लिख देंगे आर वाई बी, इसको लिख देंगे बी आर वाई, इसको लिख देंगे वाई बी आर। क्लियर है तुम लोग को हम क्या कर रहे हैं?
अब देखो, यस यहाँ से यहाँ तक का दूरी d1 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी d1 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी d1 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर d2 ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी होगा, क्योंकि कंडक्टर तो तीनों ऐसा था ना स्टार्टिंग में, उसी को ना हम लोग बीच बीच में मतलब ट्रांसपोजिशन कर दिए। समझ पा रहे हो? यहाँ पे अगर Yes, समझ sir. गए तो सारा हो जाएगा, और अगर नहीं समझे तो फिर गड़बड़ आ जाएगा फिर। देखो Yes, यहाँ sir, से समझ में आ रहा है। यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा d3, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा d3, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा दूरी d3। अब देखो तुम लोग कोई भी जगह उठा करके देख लो, यहाँ से r को रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। इस फिगर को हम कॉपी कर लेते हैं और छोटा सा उस साइड में बनाते हैं, और तुम लोग को डिस्टेंस शो करेंगे। बाकी हम ज्यादा फॉर्मूला वगैरह पे नहीं जाएंगे, तुम लोग को बस ये दिखा देंगे डिस्टेंस सेम है, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। फिर हम लोग थ्योरी पार्ट पे मूव करेंगे। देखो हम लोग पहले r के लिए ले रहे हैं, फॉर r डिस्टेंस, यहाँ पे r से y का दूरी कितना है d1, r से b का दूरी कितना है d2, इसका होल पावर 1/2। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन हम लोग बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे r निकाल लेते हैं इस जगह में, फॉर r कितना हो जाएगा, यहाँ से r से, अच्छा यहाँ पे d2 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ तो d3 होगा ना। r से y का दूरी d1, r से b का दूरी d3, यहाँ पे आ जाओ r से b का दूरी d1, r से y का दूरी d2 होल पावर 1/2। यहाँ पे आ जाओ r से b का दूरी d2, r से y का दूरी d3 होल पावर 1/2। तीनों को हम लोग फर्दर और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, r से सब जगह का दूरी, तो हम लोग को मिलेगा d1 d2, देखो d1 दो बार है, d2 भी दो बार है, d3 भी दो बार है, तो हम लोग को क्या मिलेगा d1 इंटू d2 इंटू d3, ऐसे ही मिलेगा ना डिस्टेंस। नहीं समझ में आया था। कैसे हुआ सर? यस सर देखो वही आएगा। यहाँ पे d1 इंटू, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा ना। यस सर। सबको क्लियर हो रहा है ना ये? अब देखो ये हम लोग किसके लिए निकाले, r के लिए। फाइनली r का डिस्टेंस कितना आया एक दूसरे से, तो d1 d2 d3 का प्रोडक्ट आया फॉर y। अब हम लोग यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं, फॉर y के लिए। यहाँ पे y कंडक्टर से दूरी निकालो, y से r का दूरी d1, y से b का दूरी d2 होल पावर 1/2। यहाँ पे आ जाओ y से r का दूरी d2, 1/2 y क्या है सर? रूट अंडर। यार कल हम ज्योमेट्रिक मीन का मतलब समझाए थे ना, रूट अंडर होता है, जितना टर्म लेंगे रूट, 3 होगा तो क्यूब रूट, 4 होगा तो क्वाड रूट। समझ पा रहे हो ना, इसी के लिए उसको 1/2 शो कर रहे हैं। देखो समझ लो, आप लोगों को समझने जरूरत नहीं है, फाइनली तुम लोग देखोगे ये तीनों के केस में सेम बनेगा। और फिर हम एक बार दूसरा केस बनाएंगे जिसमें यहाँ पे r r r y y y b b b करके दिखाएंगे, उस टाइम में देखोगे ये अलग अलग बनेगा। बस वो समझना है हम लोग, समझ पा रहे हो? बाकी ये सब क्या कर रहे हैं करने की जरूरत। हाँ जब बीटेक करोगे तो तुम लोग को खुद समझ आ जाएगा, यहाँ पे सर ऐसे क्यों किए वो सब समझ आ जाएगा। बस हम तुम लोग को क्या दिखाना चाह रहे हैं, मेरा मेन टारगेट क्या है, मैं ये तीनों सेम दिखाई दे। ये एक्चुअल मेथड है इंडक्टेंस का वैल्यू फाइंड करने का, लेकिन हम लोग उतना डिटेल पे नहीं जाएंगे अभी, बस हम तुम लोग को वैल्यू दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग y से दूरी निकाल रहे हैं, y से r का दूरी d2, y से b का दूरी d3 होल पावर 1/2। यहाँ पे आ जाओ y से निकाल रहे हैं ना, y से b का दूरी d1 और y से r का दूरी d3 का होल पावर 1/2। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो d1 दो बार है, d2 दो बार है,
देख पा रहे हो, D2 D2 D3 दो बार है, इसका भी प्रोडक्ट D1 D2 D3 आएगा, देख पा रहे हो। अब यहाँ पे करेंगे फॉर B। अच्छा तुम लोग को समझ आ रहा है ना, नहीं तो ये कोई फायदा नहीं देगा। हाँ सर समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है ना, इसी को बोला जाता है, ये जो हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, इसी को ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर का डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं ना, इसी को बोला सर जाता है। वॉइस फ्लक्चुएट कर। देखो फॉर बी कंडक्टर में क्या है, अगर बी से दूरी निकालेंगे तो इसका हो जाएगा D2, उसका हो जाएगा D3 होल पावर 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बी से निकाल रहे हैं, बी ऊपर में है, बी से आर का दूरी D1, बी से वाई का दूरी D3 होल पावर 1/2। यहाँ पे आ जाओ बी। D1 कैसे ले रहे इन दो का रीजन? देखो यहाँ पे इसको हम लोग किसको किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, अभी बी कंडक्टर में है, मतलब बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। अब हम लोग को क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन किसके किसके बीच में निकालेंगे, एक हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास दो कंडक्टर बच गया, एक ये और एक ये, दोनों का डिस्टेंस का हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो वैल्यू का रूट अंडर होता है। तो यहाँ से यहाँ बी से वाई तक का दूरी कितना है, D2 है, इसी के लिए पहले D2 लिए। बी से आर तक का दूरी कितना है, तो D3 है, इसी के लिए D3 लिए। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए रूट करते हैं, तो रूट ना लिख करके हम उसको क्या लिख रहे हैं, 1/2। समझ पा रहे हो, जैसे √2 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2⁻1/2, बस वही चीज यहाँ पे की है। उसी तरीके से यहाँ पे बी से दूरी निकालो, बी से आर का दूरी कितना है, तो D1, इसी के लिए D1। बी से वाई तक का दूरी कितना है, D3, तो D3। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बी यहाँ पे है, बी से वाई तक का दूरी D1, बी से आर तक का दूरी D2 होल पावर 1/2। यहाँ पे भी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो हम लोग को दिखेगा D2 का वैल्यू दो बार है, D3 दो बार है, D1 दो बार है, हम लोग को फाइनली मिलेगा D1 D2 D3। ये तो तब हुआ जब हम लोग ट्रांसपोजिशन कर दिए, तब हुआ ना। सपोज करो यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोजिशन अभी किए ही नहीं है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे Y है, Y है, Y है, B है, B है, B है। तभी बोलेंगे ना ट्रांसपोजिशन नहीं किए हैं, सब जगह सेम है, R Y B तीनों लाइन। समझ पा रहे हो तुम लोग? हाँ सर ठीक है। मतलब इसको तीन भाग में कट किए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में R, सेकंड पार्ट में भी ऊपर R, थर्ड पार्ट में भी ऊपर R, मतलब हम लोग का लाइन सीधा है, हम लोग इसको ट्रांसपोजिशन नहीं किए। अब ट्रांसपोजिशन जब नहीं किए हैं तो देखोगे तुम लोग GMD, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, GMD निकाल रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। फटाफट बताओ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना था, D1, यहाँ से यहाँ D1 तक का, और यहाँ से यहाँ तक का D3। हर केस में उतना ही होगा, बार बार तो लिखने का जरूरत नहीं है। नो सर। अब देखो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फटाफट तुम लोग बोलते जाओ, हम यहाँ लिखते जाएंगे। यहाँ R का बताओ, R से Y का दूरी कितना है, और यहाँ पे लिख C1 दे रहे हैं for R। R से Y का दूरी D1, R से B का दूरी D2 का होल पावर 1/2। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम होगा, D1 D2 का होल पावर 1/2। यहाँ पे भी सेम होगा, D1 D2 का होल पावर 1/2। ऐसे ही होगा ना। यस सर। उसी तरीके से फॉर y के लिए क्या हो जाएगा बताओ, D1 इंटू D2, अरे यार यहाँ D3 होगा ना, R से Y तक का दूरी D1 है, R से B तक का दूरी तो D3 है ना। D3 यस सर। बिल्कुल। अब Y के लिए देखो, Y से R तक का दूरी कितना है, तो D1, Y से B तक का दूरी कितना है, तो D2। हर जगह वही होगा, हर जगह वही होगा फॉर B।
बी के लिए निकालो d2 इंटू d3 का होल पावर 1/2, d2 इंटू d3 का होल पावर 1/2, d2 इंटू d3 का होल पावर 1/2। अब जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, d1 इंटू d3 का होल पावर 3/2। यहाँ पे क्या मिलेगा, d1 इंटू d2 का होल पावर 3/2। यहाँ पे क्या मिलेगा, d2 इंटू का होल पावर 3/2। क्या ये सेम है, ये जीएमडी निकाल रहे हैं ना, आर का जीएमडी अलग आ रहा है, वाई का जीएमडी अलग आ रहा है, बी का जीएमडी अलग आ रहा है, और इंडक्टेंस एल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 2 पाई ln जीएमडी बाई जीएमआर। ये होता है इंडक्टेंस का फॉर्मूला पर फेज का, ठीक है। ये हम लोग का जीएमडी है। अब बताओ, अगर हर केस में जीएमडी अलग है, यहाँ पे d1 इंटू d3 का होल पावर 3/2, ऑब्वियस सा बात है d1 इंटू d2 पावर 3/2 का अलग आएगा वैल्यू, क्योंकि ये डिस्टेंस ही अलग है ना। तो हर केस में जीएमडी डिफरेंट आ रहा है, मतलब इंडक्टेंस डिफरेंट आएगा। इसी के लिए यहाँ पे हम लोग का इंडक्टेंस डिफरेंट मिल रहा है, और हम लोग बोलते हैं क्या, हमारा सिस्टम अनसिमेट्रिकल हो गया। बट यहाँ सर पे देखिए, जीएमआर क्या है? उतना जरूरत नहीं है। जीएमआर होता है ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। ज्योमेट्रिक मीन रेडियस कैसे निकलता है, तो ये तो आर बाई बी फेज हो गया ना। देखो हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, समझ आया तो ठीक है, अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये हम लोग आर फेज, ये हम लोग वाई फेज, ये हम लोग बी फेज। सॉलिड कंडक्टर अगर लेंगे तब ऐसा होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसी में डिस्ट्री बंडल कर दिए, देख पा रहे हो, वाई का इस तरीके से, बी का इस तरीके से, आर का इस तरीके से, ये खुद का रेडियस और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, खुद का रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, खुद का रेडियस, और जितना दूर पड़ता है उसको बोला जाता है जीएमआर, जिसमें सिर्फ एक कंडक्टर का रेडियस और बाकी का दूरी हम लोग लेते हैं। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका होल कंडक्टर को एक साथ में लेकर के दूसरे फेज के साथ दूरी को हम लोग बोलते हैं जीएमडी। सेम फेज में बात करेंगे तो जीएमआर, दूसरे फेज में बात करेंगे तो जीएमडी, ठीक है। चलो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। फिलहाल हम लोग को क्या देखना था, ये होता है फॉर्मूला। जीएमडी का वैल्यू तुम लोग देख पा रहे हो हर केस में अलग आ रहा है, और यहाँ पे देख पा रहे हो तुम लोग जीएमडी का वैल्यू हर केस में सेम आ रहा है। तो बताओ L इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट बाई 2 पाई ln जीएमडी बाई जीएमआर। देख पा रहे हो यहाँ पे जीएमडी, जीएमआर तो कांस्टेंट होगा ना, ऑब्वियस सा बात है, हर फेज का अपना एक बंडलिंग तो सेम होता है ना, इसी के लिए जीएमआर कांस्टेंट होता है, म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, 2 पाई कांस्टेंट है। सारा का सारा दावेदार जीएमडी पे डिपेंड करता है। जीएमडी कांस्टेंट हो गया, एल कांस्टेंट हो गया, एल कांस्टेंट हो गया, एक्सएल कांस्टेंट हो गया, एक्सएल कांस्टेंट हो गया, वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट हो गया, वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट हो गया, हमारा सिस्टम बैलेंस्ड। क्लियर हुआ कैसे हम लोग बैलेंस्ड कर रहे हैं। एक हम लोग ऊपर ऊपर बात कर लिए L इज इक्वल टू m5/i मेथड से, और दूसरा ये वाला, ये जो मेथड हम बताएं, ये वाला, ये एक्चुअल मेथड है कि ट्रांसपोजिशन क्यों किया जाता है, और ये वाला जो मेथड है, चला ये वाला, ये खाना पूर्ति करने वाला बात हो गया कि हाँ ऐसे होता है, इसी के लिए हम लोग ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। बट यहाँ पे तुम लोग देख पाए कि जीएमडी का वैल्यू यहाँ अलग आ रहा था, जीएमडी का वैल्यू यहाँ पे सेम आ रहा है। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग डेफिनेशन वगैरह लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, म्यूट कर लो, ठीक है। क्या होता है हमारा ट्रांसपोजिशन, तो हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं पोजीशन को ट्रांसमिशन लाइन का, कितने दूरी में, 1/3 दूरी में, इसी को बोला जाता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। हम लिखेंगे एक्सचेंजिंग द पोजीशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एट कितना दूरी में कर रहे थे, 1/3 कर रहे थे, 1/3 ऑफ इट्स टोटल लेंथ is called
ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर। क्या होता है ट्रांसपोजिशन, समझ में आ गया? ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसपोजिशन हम लोग क्यों कर रहे हैं? ट्रांसपोजिशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो रेडियो इंटरफेरेंस हो रहा है जिसके चलते इंडक्टेंस का वैल्यू अलग आ रहा है, क्योंकि एक वायर का, यहाँ पे देखो ये जो मेथड हम लोग देखे थे, एक वायर का जितना फ्लक्स हो रहा है उसके चलते दूसरे पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा था ना, उसको बोला जाता है रेडियो इंटरफेरेंस। एक वायर के चलते दूसरे वायर में फ्लक्स का इफेक्ट पड़ता है, उसी को बोला जाता है रेडियो इंटरफेरेंस। तो ट्रांसपोजिशन करने से क्या फायदा हुआ? रेडियो वायर में देखने को मिलता है सर ट्रांसमिशन लाइन में कि सर किया हुआ है ट्रांसपोजिशन? हाँ बिल्कुल देखने को मिलेगा, होगा तो हम तुम लोग को अभी एक फोटो शो कर देंगे कि कैसे होता है, ठीक है? ट्रांसपोजिशन को क्यों ट्रांसपोजिशन करते हैं? ट्रांसपोजिशन करते हैं, ट्रांसपोजिशन इज डन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी के लिए इतना लिखा रहे हैं, ठीक है? डन टू रिड्यूस रेडियो इंटरफेरेंस, या फिर इसी को नाम बोलेंगे दूसरे कंडक्टर के चलते, मतलब नेबरिंग कंडक्टर के चलते ट्रांसमिशन लाइन में इफेक्ट, ठीक है? इतना ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर ये सबसे पहले तो ट्रांसपोजिशन क्यों कहाँ पे करते हैं हम लोग? अनसिमेट्रिकल में करते हैं। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? स्पेसिंग जहां पे सेम ना हो, ठीक है? तो सारा कहानी यहाँ पे लिखते हैं जो भी अभी तक था। अगर स्पेसिंग सेम नहीं होगा, इफ स्पेसिंग इज नॉट इक्वल, देन क्या हो रहा था बताओ? स्पेसिंग इक्वल नहीं हो रहा था तो क्या मिल रहा था हम लोग को? बैलेंस्ड वोल्टेज नहीं मिल रहा था। कहाँ पे? रिसीविंग एंड में। देन वी डिडंट रिसीव बैलेंस्ड वोल्टेज। बैलेंस्ड वोल्टेज कहने का मतलब तीनों फेज में इक्वल बोल दो, या फिर तीनों को जोड़ने से नॉट इक्वल्स टू 0 मिल रहा था, ठीक है? बैलेंस्ड वोल्टेज एट receiving end in spite of balanced sending। भेज उधर से रहा है वो बैलेंस्ड, लेकिन मिल रहा है अनबैलेंस्ड, ठीक है? उस केस में हम लोग मतलब ये जो स्पेसिंग इज नॉट इक्वल्स टू का मतलब वही है, उधर से भेज रहे हैं वो लोग बैलेंस्ड, बट हम लोग को मिल रहा है अनबैलेंस्ड। तो उस कंडीशन में हम लोग को जरूरत पड़ता है ट्रांसपोजिशन का। और इसके बाद क्या लिखेंगे? हाँ, इस तरह का स्पेसिंग होगा, इसी को क्या बोला जाता है? अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग। दैट इज अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग में ट्रांसपोजिशन करने का जरूरत है। तो अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग होगा तो क्या होगा? देन फ्लक्स, तुम लोग देख पाए अभी फ्लक्स क्या हो रहा था? पर फेज में डिफरेंट मिल रहा था। फ्लक्स पर फेज विल बी डिफरेंट। अगर फ्लक्स डिफरेंट मिल रहा था तो क्या हो रहा था? देयरफॉर इंडक्टेंस का वैल्यू भी डिफरेंट मिल रहा था। इंडक्टेंस L, रिएक्टेंस XL, क्या हो रहा था? ये डिफरेंट मिल रहा था ना। एंड वोल्टेज ड्रॉप ऑल्सो डिफरेंट। अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग होने से क्या हो रहा था? फ्लक्स पर फेज में हम लोग को डिफरेंट मिल रहा था। देखे थे ना तुम लोग, यहाँ पे समझ पा रहे हो ना तुम लोग क्या बोल रहे हैं हम? अदरवाइज फिर सब हवा में ना निकल जाए। ये 28, ये 27, ये 23.5, मतलब अलग अलग हम लोग को फ्लक्स लिंकेज मिल रहा है। तो फ्लक्स अलग है तो जाहिर सा बात है इंडक्टेंस अलग होगा, इंडक्टेंस अलग होगा तो एक्सेल अलग होगा, एक्सेल अलग होगा तो वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा।
वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा तो हम लोग को बैलेंस नहीं मिलेगा। अब बैलेंस्ड मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? टू ऑब्टेन बैलेंस वोल्टेज at receiving end, we must do transposition of conductor। क्लियर है ट्रांसपोजिशन? कितनों को समझ आया ट्रांसपोजिशन? कहाँ सर क्लियर है ट्रांसपोजिशन में? आप क्या बताएं? देखो, सबसे पहले तो हम लोग को ट्रांसपोजिशन से पहले ये समझे कि अनसिमेट्रिकल लाइन का मतलब क्या होता है। तो अनसिमेट्रिकल अगर लाइन तुम लोगों को कोई बोल दे कि अनसिमेट्रिकल 3 फेज लाइन, तो उससे ये तो तुम लोग क्लियरली बोल दोगे LA LB LC का वैल्यू इक्वल नहीं है। मतलब अगर R फेज का इंडक्टेंस, Y फेज का इंडक्टेंस, B फेज का इंडक्टेंस अनइक्वल है, इंडक्टेंस अनइक्वल होने से रिएक्टेंस अनइक्वल होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप अनइक्वल होगा। मतलब हम लोग को रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है हर फेज का मैग्नीट्यूड अलग अलग मिलेगा। हर फेज का मैग्नीट्यूड अलग अलग मिलेगा ना, तो उससे Yes, क्या sir. होगा, वोल्टेज रेगुलेशन में बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होगा। आर फेज का वोल्टेज रेगुलेशन अलग आएगा, वाई का अलग आएगा, बी का अलग आएगा, ये दिक्कत आ रहा है। दूसरा, रेडियो इंटरफेरेंस भी देखने को मिल रहा था। इसी के लिए सबका एक उपाय है, ट्रांसपोजिशन कर दो। अब हम ट्राई करते हैं नेट में, चलो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं स्टार्ट। देखो ट्रांसपोजिशन कैसे किया गया है। तो ट्रांसपोजिशन यहाँ पे जो भी कलर यूज किया गया है वही कलर ले आते हैं। यहाँ से ऑरेंज आया है, अपना पोजीशन छोड़ करके वो नीचे चला गया है, देख पा रहे हो? क्लियर है ना? मतलब यहाँ Yes, पे sir. ऑरेंज का एक लाइन यहाँ पे बना देते हैं, ये यहाँ चला गया। उसी तरीके से ये आया है, नहीं यार वो कलर कहाँ से आएगा, चलो ठीक है ना, यही कलर, ये आया इधर से और ये उधर चला गया। देख पा, मतलब तुम लोग को यहाँ पे कहने का मतलब क्लियर है कि पोजीशन को चेंज किए ना हम लोग, वो समझना है तुम लोग को। बाकी कैसे हुआ क्या हुआ वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिलहाल हम लोग अगर समझने पर, देखो किसी को अगर समझना है ना कैसे बनाना, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, तुम लोग को बहुत इजी वे में कैसे बनाना है वो भी हम तुम लोग को बता देते हैं। यहाँ पे बनाना ये ठीक है। देखो सिंपल सा बात है, हम कलर दूसरा करते जा रहे हैं। यहाँ से ये ऐसा गया, ये एक नीचे चला गया, ये एक नीचे चला गया। उसी तरीके से दूसरा आ जाओ, ये यहाँ से आया, एक नीचे चला गया, फिर एक नीचे चला जाएगा। उसी तरीके से तीसरा आओ, ये एक नीचे गया, ये एक नीचे गया, एक नीचे गया। इस तरह से याद रहेगा तुम लोग को। इसको कर लेते हैं कॉपी और ये हो गया यहाँ पे पेस्ट। अब इसको कैसे बनाना है? तो इसको बनाने का सिंपल सा बहुत आसान सा तरीका है। जैसे साइनसोइडल है, साइनसोइडल वेवफॉर्म तुम लोग देखे हो ना, वैल्यू के बाद जैसे फेज सीक्वेंस है, यहाँ पे ये आर वाई बी। अगर इसके बाद फर्दर हम लोग लिखेंगे फेज सीक्वेंस आर वाई बी फिर से लिखेंगे ना हम लोग, आर वाई बी आर वाई बी आर वाई बी, फेज सीक्वेंस तो वही होगा। इसी के लिए यहाँ से फिर से आर और बी। कहने का मतलब यहाँ पे तो ये आर है, तो ये वाई है, ये बी है। यहाँ पे ये क्या है, ये वाई है, सॉरी वाई नहीं लिखेंगे हम लोग, ये वाई है तो ये वाई हो गया, ये बी है तो ये बी हो गया। तो ये बी ऊपर चला जाएगा ना यहाँ पे, अगर हम लोग को सिर्फ 3 वायर में दिखाना है तो आर वाई बी में कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। सिंपल से तुम लोग को और एक दूसरा बताते हैं। इस तरीके का डायग्राम तुम लोग को तो बनाना बहुत इजी होगा ना, एक एक को डाउन कर दो। हम लोग का रेफरेंस क्या है? हम लोग का रेफरेंस है सिर्फ और सिर्फ इतना दूर, ये है हमारा, जो भी दिखाना है इसी के अंदर में दिखाना है, क्योंकि उससे नीचे तो हम लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि एक ही लाइन है। तो अब हम लोग दिखाएंगे कैसे, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटा देंगे और इसको दिखाने के लिए कहाँ पे ले जाएंगे हम लोग, ऊपर, ये यहाँ पे चला गया।
फिर हम लोग उसी तरीके से यहाँ पे इसको मिटा देंगे। इसको दिखाने के लिए कहाँ पे ले जाएंगे, तो सबसे ऊपर ये चला गया यहाँ पे। इससे और फर्दर एक नीचे गए थे हम लोग, इसी के लिए कुछ इस तरीके से। तो हमारा ट्रांसपोजिशन कुछ इस तरीके से बनता है। अगर ये डायग्राम किसी को याद है तो वो इजीली इसको बना सकता है। ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये वाई है, वाई है, वाई है, ये बी है, बी है, बी है। कुछ डिफिकल्ट है क्या ट्रांसपोजिशन? बस यही है कहानी सारा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोजिशन Yes, का sir. कहानी खत्म। आई थिंक ट्रांसपोजिशन तुम लोग अच्छे से समझ लिए, अब तुम लोग को कहीं पे दिक्कत नहीं होगा ट्रांसपोजिशन में। अब हम लोग बात करते हैं पर यूनिट। पर यूनिट का तो खैर हम लोग इतना बार पढ़ लेंगे कि पर यूनिट तुम लोग को बहुत इजी लगने लगेगा। पर यूनिट में टफ किसी को मतलब लगना नहीं चाहिए। देखो, पर यूनिट का सिंपल सा बेसिक सा रूल है कि वाई पर यूनिट। तो सिंपल सा बात है कि ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, जनरेटिंग स्टेशन होता है, ट्रांसमिशन लाइन होता है, लोड होता है, सबका वोल्टेज लेवल अलग अलग होता है ऐसा। हम लोग वो सारा चीज को एक रेफरेंस पे लाने का ट्राई करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रांसफार्मर अगर लगा हुआ है तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक सर्किट को दूसरे सर्किट से आइसोलेट कर देता है इलेक्ट्रिकली। मैग्नेटिकली वो लोग कपल्ड है, बट इलेक्ट्रिकली तो आइसोलेट कर देता है। तो हम लोग एक करंट निकालो, फिर दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ, वो करंट का अलग अलग लूप क्रिएट ना हो, उसके लिए भी पर यूनिट का ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का जितना वैल्यू आता है उतना ही प्राइमरी का आता है। इसी के लिए पर यूनिट दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज क्या है, जब हम लोग पावर सिस्टम में बात करते हैं वोल्टेज सब बहुत ज्यादा होता है, केवी, एमवीए, किलो एम्पियर, इस टाइप से करंट आता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसी के लिए पर यूनिट का वैल्यू 1 से 2 तक ही लाई करता है, या फिर 1 2 3 4 ऐसे ही रहेगा। तो कैलकुलेशन हमारा बहुत इजी हो जाता है। क्लियर है पर यूनिट का क्यों हम लोग गए? क्या क्या करता है पर यूनिट? सबसे पहला एडवांटेज, मल्टीपल लूप को कन्वर्ट कर देता है सिंपल लूप में या सिंगल लूप में। फिर हम लोग और क्या करता है, सर्किट को आसान बना देता है, करंट वोल्टेज निकालने में बहुत इजी हो जाता है हम लोग का। और हम लोग सर्किट का रिएक्टेंस डायग्राम बना करके बहुत इजीली सारा प्रोसेस कर पाएंगे। तो रिएक्टेंस डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है अपने। क्लियर है? जो भी कहानी बताया उसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे तुम लोग को रिप्रेजेंट करने का ट्राई कर रहे हैं। ये एक जनरेटिंग स्टेशन है जो कि 11 केवी वोल्टेज जनरेट करता है। यहाँ से हम लोग गए, एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है जो कि स्टेप अप कर रहा है, दूसरा ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है जो कि स्टेप डाउन कर रहा है, और इधर लोड लगा हुआ है। ये स्टेप अप कर रहा है, मान लो सपोज करो 11 केवी है तो ये 66 में कन्वर्ट कर रहा है उसको। ये 66 को डाउन कर रहा है 11 केवी में। फिर इधर लोड लगा हुआ है जो कि ऑपरेट हो रहा होगा 440 वोल्ट पे लोड। देख पा रहे हो तुम लोग, वोल्टेज हर जगह का अलग है। यहाँ पे 11 केवी, ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 66 केवी। यहाँ लोड साइड में कितना वोल्टेज है, 440 वोल्ट। हम क्या बोले, वोल्टेज प्रोफाइल जो है उसको मेंटेन नहीं करता है। ट्रांसफार्मर का अपना वोल्टेज होता है, ट्रांसमिशन लाइन का अपना होता है, लोड का अपना होता है। उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग एक बेस वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जो कि वी बेस होता है, वोल्टेज का एक बेस वैल्यू, और इसको हम लोग 1 पर यूनिट मान लेते हैं। वोल्टेज का पर यूनिट 1 पर यूनिट मान लेते हैं, बट बेस वैल्यू 1 नहीं होता है। बेस वैल्यू मतलब एक वैल्यू होता है। दूसरा दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जब इसको हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अभी तुम लोग का सिंक्रोनस मशीन हुआ नहीं है। सिंक्रोनस को ईएमएफ और एक रिएक्टेंस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? जब सिंक्रोनस होगा तो उस टाइम में देख लो। और ये एक सेकेंडरी होता है रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस। फिर यहाँ ट्रांसमिशन लाइन है तो उसका कुछ रिएक्टेंस। फिर यहाँ आपका आवाज कट जा रहा है।
वीडियो भी पॉज ये हमारे लोड पर यूनिट का हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग देखे क्या, एक जनरेटिंग स्टेशन होता है, एक ट्रांसफार्मर जो कि स्टेप अप है, फिर ट्रांसमिशन लाइन है, फिर स्टेप डाउन है, फिर लोड है। ये हो गया प्राइमरी मतलब प्राइमरी ट्रांसमिशन, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी है वो कहानी यहाँ पे हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि हर जगह का वोल्टेज अलग अलग दिखाई दे रहा है। जनरेटिंग स्टेशन का वोल्टेज अलग है, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अलग है, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज अलग है, लोड का वोल्टेज अलग है। हर जगह का वोल्टेज अलग है, तो काम चलेगा कैसे? उस सारे वोल्टेज को हम लोग वोल्टेज प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो हर जगह का वोल्टेज प्रोफाइल अलग है। हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं पर यूनिट को इंट्रोड्यूस करके। ठीक है, अब एक बार पर यूनिट आ गया, पर यूनिट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? पर यूनिट में ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का जितना पर यूनिट का वैल्यू आएगा, सेकेंडरी का पर यूनिट का वैल्यू उतना ही आएगा। अगर इसमें तुम लोग को डाउट है तो तुम लोग कल के फ्री क्लासेस में, कल हमारा फ्री क्लासेस है ना, तुम लोग हमको रिमाइंड करा देना कि सर पर यूनिट में ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का वैल्यू इक्वल कैसे है, तो वहां पे हम लोग कर लेंगे। बट अभी पावर सिस्टम में हम लोग को इतना जानना है कि पावर मतलब ये जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में पर यूनिट में अगर हम लोग बात करेंगे, पर यूनिट में रिएक्टेंस या फिर इम्पीडेंस या फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल होता है। तो जब इक्वल होता है तो ये अलग अलग जो लूप बन रहा है हमारा, देखो सिंपल सा बात है, पहले हम लोग इस जो सिस्टम है उसको हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये जनरेटर है और ये सिंक्रोनस जनरेटर का सर्किट डायग्राम है, उसका ईएमएफ और रिएक्टेंस के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये तुम लोग अल्टरनेटर जब पढ़ोगे उस टाइम पे देख लोगे। फिर ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेकेंडरी, ये ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेकेंडरी, फिर इधर लोड। हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, जो करंट यहाँ पे फ्लो होगा वो यहीं पे फ्लो होगा, फिर जो करंट यहाँ पे होगा वो यहीं पे होगा, जो करंट यहाँ पे होगा वो यहीं पे होगा। अगर हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, तो हम लोग को रेफर करना पड़ेगा, जो कि खुद में दिक्कत है, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर रहे तो हम लोग रेफर भी कर ले। यहाँ तो दो दो ट्रांसफार्मर है, इसको यहाँ लाएंगे, फिर सारा वैल्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे। उतना ना करके हम लोग क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए पर यूनिट का हेल्प लेते हैं। पर यूनिट का हेल्प लेते ही क्या होगा, उसको बोला जाता है रिएक्टेंस डायग्राम। ठीक है, पर यूनिट का जैसे ही हम लोग करेंगे तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेकेंडरी का वैल्यू अगर इक्वल है तो पूरा ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और हम लोग सिर्फ एक पर यूनिट के वैल्यू से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस उसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग। एक्स ट्रांसफार्मर, और ये पर यूनिट में होगा। ये किस में होगा, ये पर यूनिट में होगा, ये पर यूनिट में होगा। दो पर यूनिट में आ गया, इसको भी हम लोग पर यूनिट में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी हम लोग पर यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग को क्या दिखाई दिया, हम लोग को ये दिखाई दिया सर पहले तो 3 लूप था, अब कितना लूप हो गया, सारा जगह करंट इस तरीके से फ्लो होगा। कितना लूप हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक लूप। तो जब एक लूप हो गया तो क्या फायदा हुआ उससे, हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट किस में बदल गया, बहुत आसान सा सर्किट में बदल गया। तो ये था पर यूनिट का एडवांटेज। अब सर एडवांटेज तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब बात है क्या कि पर यूनिट क्या होता है वो भी तो बताइए। पर यूनिट क्या होता है वो देख लो। पर यूनिट का बेसिक सा डेफिनेशन है एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू हमेशा ओम में गिवन होगा। बेस वैल्यू क्या है, तो ये हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ये भी ओम में गिवन होगा। ओम कहने का मतलब अगर हम इम्पीडेंस का बात कर रहे हैं तब, वोल्टेज का बात करेंगे तो ये भी वोल्ट में, ये भी वोल्ट में, करंट का बात करेंगे तो वो भी एम्पियर में, ये भी एम्पियर में। कहने का मतलब क्या है, ऊपर जो वैल्यू होगा, जो यूनिट होगा, नीचे भी सेम यूनिट होगा। तो क्या पर यूनिट का कोई यूनिट होगा, तो हम लोग लिखेंगे पर यूनिट इज Unitless. यूनिटलेस।
इसी के लिए कहीं पे भी हम लोग लिखते हैं, जैसे वोल्टेज इज इक्वल्स टू, अगर पर यूनिट में लिखना है तो 1 पर यूनिट लिखते हैं, तो हम लोग समझ जाएंगे इसका पर यूनिट 1 है। अगर पावर लिखना है मतलब एस, तो इसको लिखते हैं 2 पर यूनिट, तो समझ जाएंगे 2 पर यूनिट। और पर यूनिट का मतलब क्या होता है, उसका कुछ एक्चुअल वैल्यू है, उसका कुछ बेस वैल्यू है। अब बात है एक्चुअल वैल्यू तो गिवन होगा क्वेश्चन में, बेस वैल्यू हम लोग सेलेक्ट करेंगे। क्या होता है बेस वैल्यू? बेस वैल्यू हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब बात है कि बेस वैल्यू हम लोग सेलेक्ट करते हैं, किसका बेस वैल्यू? तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 क्वांटिटी होता है। एक होता है इम्पीडेंस, जिसको बोला जाता है जेड। एक होता है हमारा वोल्टेज, जिसको बोला जाता है वी। एक होता है हमारा पावर, और पावर में भी अपरेंट पावर, मतलब टोटल पावर का बात हो रहा है, इसी के लिए यहाँ पे एस। फिर हमारा होता है, क्या बच गया, करंट, ये होता है आई। अगर हम लोग इसका बेस का बात कर रहे हैं तो सिंपली सबका सफिक्स में बी लग जाएगा। क्लियर है? अब ये जो 4 क्वांटिटी दिखाई दे रहा है, इसमें से किसी दो को वी सेलेक्ट एनी टू, दो को हम लोग सेलेक्ट करते हैं एंड कैलकुलेट रिमेनिंग टू। कोई दो को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और जो दो बच गया उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हर जगह का हम लोग को वोल्टेज पता होता है और हम लोग को पावर पता होता है। इसी के लिए हम लोग वी बेस और एस बेस को सेलेक्ट करते हैं और जेड बेस और आई बेस को क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं। निकालते हैं। ठीक है। अब सर सवाल ये है कि निकालेंगे कैसे? तो सिंपल सा पता है हम लोग को, ओम्स लॉ का नियम सब जो सब जानते हैं हम लोग, ओम्स लॉ या फिर पावर का जो बेसिक इक्वेशन है क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो आई इंटू जेड लिख दे रहे हैं यहाँ पे। दूसरा पावर P इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। इसी को अगर हम लोग इस तरीके से लिखे, S इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू जेड, चलेगा। इसी को लिखेंगे V स्क्वायर बाई जेड, ये भी चलेगा। बस हम लोग को इतना इक्वेशन याद रखना है। अगर ये याद है तो फिर हो गया सारा कहानी। अब बताओ, हम लोग को V बेस पता है, हम लोग को क्या क्या पता है, V बेस पता है और S बेस पता है गिवन। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है जेड बेस। जेड बेस कैसे निकलेगा? तो कौन सा ऐसा इक्वेशन है जहां पे V और S दोनों पता है और हम लोग को जेड निकालना है? तो ये इक्वेशन देख पा रहे हो। जेड बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो S बेस इज इक्वल्स टू V बेस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड बेस। यहां से हम लोग को जेड बेस का वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिलेगा जेड बेस? V बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई S बेस। जेड बेस का वैल्यू मिल गया। अब बच गया क्या, I बेस। तो अब हम लोग को चाहिए I बेस। I बेस कैसे मिलेगा? तो I बेस का वो ऐसा वैल्यू लेंगे जिसमें हम लोग को निकालना है, जिसमें S और V दोनों पता होगा। तो हम लोग को रिलेशन सिंपल सा पता है, S इज इक्वल्स टू V इंटू आई भी होता है पावर। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे S बेस इज इक्वल्स टू V बेस इंटू आई बेस, दैट इम्प्लाइज I बेस का वैल्यू कितना आ गया, S बेस डिवाइडेड बाई V बेस। सारा चीज वैल्यू पता चल गया, चारों इक्वेशन। ये दो हम लोग पहले से सिलेक्ट कर लिए थे, ये कैलकुलेट कर लिए, ये कैलकुलेट कर लिए। ये हम लोग कौन सा वैल्यू कैलकुलेट किए हैं या फिर सेलेक्ट किए हैं, ये हम लोग बेस वैल्यू किए हैं सेलेक्ट। क्लियर है? सर बेस अगर वैल्यू बताओ, कैसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे V बेस या S बेस कैसे सिलेक्ट किए? कोई भी वैल्यू, जैसे इसका रेटिंग दिया, मान लो यहाँ पे रेटिंग दिया होगा 100 kVA, ट्रांसफार्मर का भी कुछ MVA रेटिंग होगा, KVA रेटिंग होगा, मान लो 50 kVA, फिर इसका रेटिंग होगा 50 kVA, इसी तरीके से। तो कोई भी किसी भी जगह का सिलेक्ट कर, मान लो हमको मन हुआ यहाँ का, तो इसको हम सिलेक्ट कर लिए V बेस। जहां पे वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे वहीं पे पावर सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया S बेस।
यहाँ पे मन नहीं किया, यहाँ पे करने का मन हुआ, प्राइमरी करेंगे 11 kV को वी बेस मान, क्लियर है। अगर ये सब सिलेक्ट करने का मन नहीं है, कोई दूसरा वैल्यू ले लो रैंडमली, जिसको एस बेस का कुछ वैल्यू ले लो, पी बेस का कुछ वैल्यू ले लो। बेस वैल्यू का हर स्टूडेंट का अपना अलग हो सकता है, लेकिन एट द एंड जब हम लोग एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे तो पर यूनिट में उस बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका एक्चुअल वैल्यू सेम आएगा। जैसे कोई स्टूडेंट होगा कि 11 kV 100 kVA को सिलेक्ट किया होगा, कोई स्टूडेंट होगा 11 kV 50 kVA को सिलेक्ट किया होगा, कोई स्टूडेंट होगा 66 kV 50 kVA को सिलेक्ट किया होगा। हर स्टूडेंट अपना अपना वैल्यू सिलेक्ट करेगा, लेकिन लास्ट में उसको क्या करना होगा, उस बेस से मल्टीप्लाई करेगा, तब उसका एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। तो पर यूनिट बेस वैल्यू पे, मतलब बेस वैल्यू अलग लेंगे तो पर यूनिट का वैल्यू अलग आएगा, लेकिन जब पर यूनिट को बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू सेम आएगा। तो एट द एंड एक्चुअल वैल्यू सेम मिलता है, और हम लोग को एक्चुअल वैल्यू चाहिए ना, हम लोग तो पर यूनिट को हेल्प लेने के लिए कर रहे थे ना। लेकिन सर कभी कभी सर एक्चुअल वैल्यू को ही बेस वैल्यू मान सकते हैं। हर जगह हम लोग एक्चुअल वैल्यू को ही बेस वैल्यू मानते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोले, कोई दो वैल्यू को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वी सिलेक्ट एनी टू, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है, मान लो 11 kV को सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर 11 kV को बेस वैल्यू मान रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू तो भी तो 11 kV है ना, ऐसा थोड़ी एक्चुअल अलग है। इसी के लिए यहाँ पे V पर यूनिट कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे S पर यूनिट कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग कहाँ, किस जगह का को हम लोग बेस वैल्यू मानते हैं, तो हम लोग रिसीविंग एंड का जो बसबार होता है उसका वोल्टेज, उसका पावर को हम लोग बेस मानते हैं। सो दैट के V इज इक्वल टू 1 पर यूनिट लिखा हुआ तुम लोग बहुत देखे हो, S इज इक्वल टू 1 पर यूनिट लिखा हुआ बहुत देखे। ये 1 पर यूनिट आया कहाँ से, ये 1 पर यूनिट आया इसीलिए क्योंकि हम लोग उसी जगह का बेस वैल्यू लिए हैं और एक्चुअल बाय बेस करने से 1 आता है। क्लियर है। क्लियर है ना। अब देखो, अब यहाँ पे केसेस बनेगा, हम लोग को सारा चीज पता चल गया, वी बेस पहले से पता था, एस बेस पहले से पता था, हम लोग यहाँ पे जेड बेस भी निकाल लिए, हम लोग यहाँ पे आई बेस भी निकाल लिए, मतलब बेस वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे केसेस क्या बनेगा, सबसे पहला केस, केस 1, रिएक्टेंस जो गिवन होगा, ये रिएक्टेंस डायग्राम जब बनाते हैं उसका है, ठीक है। रिएक्टेंस डायग्राम क्या होता है, रिएक्टेंस डायग्राम ये वाला होता है, ये जो बनाया ना हम लोग, ये रिएक्टेंस ही है ना, उसी तरह से इसका रिएक्टेंस, इसका रिएक्टेंस, इसका रिएक्टेंस, इसको बोला जाता है रिएक्टेंस डायग्राम। रिएक्टेंस डायग्राम बनाने का 3 केस बनता है। पहला केस, डायरेक्टली रिएक्टेंस का वैल्यू गिवन हो, रिएक्टेंस इज गिवन इन ओम, समझ पा रहे हो, ओम में इसका वैल्यू गिवन होगा, वो हो गया केस 1। दूसरा केस क्या हो सकता है बताओ, रिएक्टेंस वैल्यू अपने बेस पे गिवन होगा, समझ पा रहे हो, रिएक्टेंस पर यूनिट गिवन इन इट्स ऑन बेस। ऑन बेस कहने का मतलब क्या है, जहां पे वो है वहां पर ही का पावर, वहां पर ही का वोल्टेज, उसको बोला जाता है ऑन बेस। तीसरा केस क्या बनेगा, रिएक्टेंस इन पर यूनिट गिवन इन डिफरेंट डिफरेंट बेस, डिफरेंट बेस कहने का मतलब कुछ बेस वोल्टेज अलग है, पावर अलग है, तो हम लोग को क्या अब जरूरत है, इसका तो हम लोग बहुत इजीली निकाल लेंगे क्योंकि ये एक्चुअल गिवन है, बेस में हम लोग पुट करेंगे, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये अपने बेस में गिवन है इसका, लेकिन हम लोग को मान लो सेलेक्ट करेंगे कोई एक बेस वैल्यू, हम लोग को सारा पर यूनिट को उस बेस वैल्यू पे लाना होगा। देखो जैसे क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, अच्छा ज्यादा हो रहा है क्या तुम लोग के लिए,
कितनों को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है? अरे कुछ तो बोलो। यस सर 9:30 होने वाला है। नहीं, घड़ी देखोगे तो ज्यादा ही लगेगा। ये देखो कि समझ आ रहा है कि नहीं। बस इतना बता करके हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। 100 MB है, 66 kb by 11 kb। XT2 का वैल्यू J20 ओम पर फेज ऑन LV साइड। मोटर का क्या दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन? तो 11 kV। XM का वैल्यू दिया हुआ है J10 ओम पर फेज और इसका पावर रेटिंग है 500 MVA। ये हो गया। ये कौन सा केस में है? हम लोग को रिएक्टेंस का वैल्यू देखना है। ये हम लोग को ओम में दिया हुआ है, ये भी हम लोग को ओम में दिया हुआ है, ये भी हम लोग को ओम में दिया हुआ है, ये भी हम लोग को ओम में दिया हुआ है। ये कौन सा केस में आ जाएगा? यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है ना, ट्रांसमिशन लाइन का भी कुछ रिएक्टेंस होगा जो कि J20 ओम पर फेज। ये भी हमारा ओम में वैल्यू दिया हुआ है, देख पा रहे हो? ये हमारा केस 1 है। इसी को अब हम कॉपी कर देते हैं और यही बन जाएगा हमारा केस 2। अच्छा, समझ आ रहा है? या फिर बहुत ज्यादा हवा में अगर निकल रहा है तो हम रोक देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि खत्म हो जाए, इंपॉर्टेंट ये है समझ आ रहा है कि नहीं। केस 2। केस 1 क्या था? केस 1 था रिएक्टेंस आर गिवन इन ओम। रिएक्टेंसेस गिवन इन ओम। देख पा रहे हो हर जगह का रिएक्टेंस ओम में दिया हुआ है। कितने लोग नोटिस कर रहे हो इस चीज को? अब देखो यहाँ पे, इसको हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि अब तो यहाँ ओम में नहीं है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या गिवन रहेगा? यहाँ पे गिवन रहेगा x पर यूनिट इज इक्वल्स टू J0.2 पर यूनिट। यहाँ पे क्या गिवन है? XT1 का पर यूनिट J0.1 पर यूनिट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? XT2 का पर यूनिट J0.1 पर यूनिट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? XM का पर यूनिट J, यहाँ पे पर यूनिट J0.2 पर यूनिट। देखो यहाँ पे पर यूनिट लिखा हो चाहे नहीं, अगर इधर पर यूनिट है मतलब पर यूनिट में समझ जाएंगे। अब ये गिवन है, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज और इसको भी लिख ही देते। ये 11 kV जनरेट कर रहा है, पावर इसका 500 MB है मान लो। मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना 0.2 पर यूनिट, ये इस बेस पे दिया हुआ है, मतलब अपने बेस पे दिया हुआ है, जहां पे पावर जहां पे वोल्टेज। उसी तरीके से यहाँ पे x, और मैसेज आ गया यार, ज्यादा हो रहा है। अच्छा, XTL यहाँ पे J20 ओम पर फेज, ये ओम में दिया हुआ है, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ पे ओम, मतलब ये अपने बेस वैल्यू पे दिया हुआ है। ये ओम अपने बेस वैल्यू पे, ये पर यूनिट अपने बेस वैल्यू पे। हम लोग का यहाँ पे क्या था? केस 2, रिएक्टेंस पर यूनिट गिवन रहेगा इन इट्स ऑन बेस। ऑन बेस का मतलब समझ आ रहा है? जहां पे वो है उसका वोल्टेज करेंट, मतलब वोल्टेज पावर, जहां पे वो है उसका वोल्टेज पावर, जहां पे वो है उसका वोल्टेज पावर, जहां पे वो है उसका वोल्टेज पावर। ये कौन सा केस बन रहा है? ये बन रहा है रिएक्टेंसेस गिवन इन पर यूनिट at their on base value। अब इसी तरह से हमारा थर्ड केस बनेगा। बस हम केसेस दिखा दे रहे हैं तुम लोग को, बाकी हम लोग समझेंगे इसको बहुत अच्छे से। ये हमारा थर्ड केस
जो भी मिटाना है मिटा देते हैं सबको। अच्छा तुम लोग समझ पा रहे हो ना हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि हम समझा कुछ नहीं रहे, हम सिर्फ तुम लोग को तीनों केस का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि तीनों केस का कैसा होता है। देखो ट्रांसमिशन लाइन नॉर्मली हम लोग इसको ओम में ही लेते हैं, इसको पर यूनिट में हम लोग कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा केस का कोई डायग्राम है क्या? तीसरा केस का लिखा हुआ नहीं है मेरे पास। देखो सिंपल सा बात है, इसका रेटिंग कितना था 11 kV 500 MVA। ये हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। एक्स पर यूनिट का वैल्यू यहाँ पे मान लो जे 0.2 है, एक्स पर यूनिट का वैल्यू मतलब एक्स T2 का वैल्यू यहाँ पे जे 0.5 है, एक्स T2 का वैल्यू जे 0.5 है, एक्स एम का वैल्यू जे 0.3 है, मान लो इस तरीके से है। ये कब है? तो एक पार्टिकुलर बेस वैल्यू VB इज इक्वल्स टू 11 kV और SB इज इक्वल्स टू 500 MVA पे है। इस बेस पे वैल्यू इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। यहाँ पे वोल्टेज और मतलब वोल्टेज और पावर से मतलब नहीं है, यहाँ का वोल्टेज पावर से मतलब नहीं है, यहाँ का वोल्टेज पावर से मतलब नहीं है, यहाँ का वोल्टेज पावर से मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये जो भी गिवन है इसका हम लोग डायरेक्टली रिएक्टेंस डायग्राम बना सकते हैं, बट इस केस में क्या है, हर जगह का अपना गिवन है, तो हम लोग को कोई एक बेस वैल्यू अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा और हम लोग को चेंज करना पड़ेगा बेस वैल्यू, उसी को बोला जाता है चेंज ऑफ बेस। क्लियर है? बस तुम लोग को यहाँ पे तीनों केस का हम रिप्रेजेंटेशन दे दिए। रिएक्टेंसेस क्या था हेडिंग? इन पर यूनिट गिवन इन डिफरेंट बेस। रिएक्टेंसेस गिवन इन डिफरेंट बेस। कहने का मतलब देखो इसका यहाँ पे 66 kV है और 100 MV है, बट ये जो 0.5 है ये अपन एक अलग बेस पे दिया हुआ है जो कि 11 kV 500 MVA पे दिया हुआ है। तो ये सब जो है बेस बदलना, उसी को बोला जाता है क्या? चेंज ऑफ बेस। और चेंज ऑफ बेस ही हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, इजी है, कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, ज्यादा हम लोग रखेंगे नहीं। बस तुम लोग को ये समझना है कि ये तीनों केस कैसा है होता है, ये तुम लोग समझ गए। चलो पहले तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, कितने लोग हो क्लास में प्रेजेंट?